तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मंडेला ने मू चैन को कई सारे इन्फॉर्मेशन दिए थे, जैसे कि करुणा के बारे में और साथ में कितने पावरफुल लोग इस बार एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस में जाने वाले थे। अब आगे इधर प्रिपरेशन के दौरान पलक झपकते ही 15 दिन निकल चुके थे और मंडेला ने भी इधर डिसाइड कर लिया था कि किस लोगों को लेकर जा रही है। टोटल ये 50 लोगों को लेकर जाने वाली थी और मंडेला ने मू चैन और नाइन इधर को आदेश दिया था एक एडवांस टीम लेकर ये लोग पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। और यहाँ पर मू चैन, नाइन निदर और एक सॉवरेन 8 स्टार के व्हाइट रूप्ड ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिनका नाम बाई है। और यहाँ पर एक वुमेन भी खड़ी थी और ये सभी लोग एक एरे के पास खड़े थे और इन दोनों को नाइन निदर के साथ वाली वो लड़की यानी टांग बिंग ने रेकमेंड किया था। साथ में जो वुमेन थी इसका नाम टांग क्यू था और ये मू चैन को ये जो ट्रांसफर स्पिरिचुअल एरे था उसके बारे में बता रही थी कि हमें कहाँ पर लेकर जाएगा। एक और मिडिल में एज्ड मैन इनके साथ रहता है। तो टोटल ये 5 लोग इस एरे से ट्रैवल करने लगते हैं। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और टियानलुओ कॉन्टिनेंट के ही वेस्टर्न पार्ट को दिखाया जाता है और यहाँ पर कई सारे बीस्ट वगैरह को दिखाया जाता है और यहीं पर था अपना एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस। कुछ समय पहले ही ये यहाँ पर प्रकट हुआ था। उसके बाद से यहाँ पर काफी हलचल मच गया था और मू चैन वाली जो एडवांस टीम थी उनका डेस्टिनेशन यहीं पर था। इधर 15 दिन और निकल जाते हैं और मू चैन की टीम फाइनली वेस्टर्न पार्ट वाले एरिया में एंटर कर जाती है। और वो जो लड़की थी टांग क्यू अब बताती है कि इसके बाद हमें कोई एरे नहीं मिलने वाला, तो हमें खुद से ही ट्रैवल करना पड़ेगा और यहाँ से वो जगह ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो हमें कुछ 1 दिन और लगेंगे और हम पहुँच सकते हैं। फिलहाल जो ये जगह पर ये पहुँचने वाले थे उसे वेस्ट सिटी कहा जाता है और यहाँ से हमें एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ऐसा किंग बाई बताते हैं। और लॉर्ड बाई ये भी बताते हैं कि जैसे उस समय एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस प्रकट हुआ था, कुछ लोग इसके क्रैक्स के थ्रू अंदर चले गए थे और कुछ एक ट्रेजर्स इन्हें मिल भी गए थे। हालांकि उसमें काफ़ी रिस्क था क्योंकि ये अंदर हमेशा के लिए ट्रैप भी हो सकते थे। तो वेस्ट सिटी जाना सही है क्योंकि इन्फॉर्मेशन अच्छा खासा मिल सकता है। मू चैन और नाइन निदर भी हाँ में सर हिला देते हैं और इधर सीन शिफ्ट होता है। एक दूसरे शहर में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सफ़ेद कपड़ों में थी और काफ़ी सुंदर थी, लाइक अ फेरी, और मार्केट में ये एकदम मजे से घूम रही थी। इस दौरान एक रेड फ्रूट ये निकालती है और उसे चबाने लगती है और अपने हाथ को बैग के पीछे रख करके घूमने लगती है। और इस दौरान ये सोचती है कि वो बंदा शायद टियानलुओ कॉन्टिनेंट में ही है, पता नहीं कहाँ होगा। इधर वेस्ट सिटी में काफी ज्यादा हलचल था। इधर मू चैन वगैरह फाइनली सिटी में एंटर कर जाते हैं और एक वाइन शॉप पर जाते हैं और यहाँ पर बाई लुओ, लॉर्ड स्टोन वगैरह इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए निकल जाते हैं। मू चैन इनसे काफी प्रभावित होता है, नहीं तो पूरा काम इसी के ऊपर आ जाता, जैसा कि इन्फॉर्मेशन गैदर करना। और यहाँ पर शॉप में कुछ लोग चर्चे कर रहे थे। ये वेस्ट सिटी के नॉर्थ पार्ट में कुछ मैटर हो गया था और ये जो बंदा है जिसने फाइट किया ये सॉवरेन 8 स्टार के पीक पर है और उसके पास एक भाला भी है जो कि काफी तगड़ा है और इस बंदे का नाम लियू मैंग है। इसने कई सारे लोगों को चैलेंज किया और कोई इसे हरा नहीं पाया। पर तभी दूसरा बंदा कहता, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर एक और बंदा आया था, ग्रीन लोटस स्वॉर्ड्समैन करके, वो ज्यादा ही पावरफुल है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन मू चैन बैठे बैठे सुन रहा था। तभी इस दौरान स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है और सभी की नजरें आसमान की तरफ चली जाती हैं, जहां पर एक रथ टाइप कुछ उतर रहा था और उस पर गोल्डन ड्रैगन्स के निशान बने हुए थे। अब ये जो रथ था ये खुद में एक डिवाइन आर्टिफैक्ट था और जो 4 बीस्ट इसे खींच रहे थे उनके बॉडी पर भी थंडर चमक रहा था। इन्हें थंडर लायन स्पिरिचुअल बीस्ट कहा जाता है। नाइन निदर भी सोचती है कि भाई कौन है इतना अमीर, क्योंकि इसे काफी बुरा लग रहा था कि 4 बीस्ट होकर के उन्हें इतना तकलीफ दिया जा रहा है। तब यहाँ से कुछ लोग बोलते शायद ये लोग ग्रेट जिया डायनेस्टी के हों, ईस्टर्न रीजन वाले। दूसरा बंदा कहता हाँ शायद वहां के प्रिंस होंगे और ये बंदा जिया डायनेस्टी का 4th प्रिंस जिया होंग था। दूसरा कहता है वही जिया होंग ना जो कि पूरे टियानलुओ कॉन्टिनेंट के यंगर जनरेशन में टॉप 20 में आता है और ये तो सॉवरेन 9 स्टार का भी बंदा है। मू चैन और नाइन इधर वाइन शॉप में बैठे हुए ये सब चीजें सुन रहे थे। तभी इनको एक और आवाज सुनाई देती है कि ठीक है जिया होंग पावरफुल है पर क्राउन प्रिंस इतना नहीं, क्योंकि जो क्राउन प्रिंस है वो 4थे नंबर पर आता है पूरे टियानलुओ कॉन्टिनेंट में। मू चैन भी समझ जाता है कि अगर वो बंदा रैंक 4 पर है यानी कि गरुड़ा के आसपास ही होगा। गरुड़ा क्योंकि 3रे नंबर पर है। इधर जिया होंग को दिखाया जाता है जिसके आसपास कई सारी लड़कियां मौजूद थी और इस जिया होंग की नजरें नाइन निदर पर भी पड़ती हैं। नाइन निदर यहाँ पर अपने काले ड्रेस में काफी सेक्सी लग रही थी और इसकी बॉडी से वैसे तो एक कोल्ड ऑरा को फील किया जा सकता है और प्लस इसकी नोबिलिटी, क्योंकि ये अनडाइंग बर्ड ब्लड लाइन की है तो इसके बॉडी से एक अलग ही वाइब बाहर निकल रहा था। इसे देख करके जिया होंग की आंखें एकदम जल उठती हैं। पर ये जो कर रहा था
नाइन इधर समझ जाती है और जिया होंग नाइन निदर को एक स्माइल देता है। इधर नाइन निदर को भी गुस्सा आ ही रहा था। तभी मून चेन हंस के कहता कि निदर, लगता है तुम्हारे आकर्षण में ये भी खींचा चला रहा है। नाइन निदर, जो कि काफी गुस्से में, अब ये शांत हो जाती है। अब इस सीन को देखकर जिया होंग को काफी गुस्सा आता है कि ये बंदा कौन है, ये मुझसे भी ज्यादा यंग दिख रहा है। मून चेन भी जिया होंग की तरफ देखकर एक स्माइल देता है। अब जिया होंग भी हंस तो देता है, पर वैसा कोई वार्मनेस नहीं था इसकी हंसी में, और ये बोलता है, लगता है एंशिएंट सेलेस्टियल पेरिस ने कुछ वियर्ड लोगों को भी यहाँ पर बुला लिया है। इसका इशारा मून चेन की तरफ था, और क्योंकि जिया होंग सॉवरेन 9 स्टार का बंदा था तो मून चेन को उतना ये आंकता भी नहीं, और ये काफी शातिर भी था। ये मून चेन पर अटैक नहीं करता है कि क्या पता इस बंदे का भी बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग हो। अपने कुछ आदमियों को लगा देता है कि इनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो, और इधर जिया होंग इधर से निकल जाता है। और नाइन इधर इधर कहती कि अगर ये बंदा एक पावरफुल डायनेस्टी का नहीं हो तो इसे मैं कब का पीट चुकी होती। मून चेन भी कहता है, कोई नहीं, नाम याद रख लिया मैंने, अगर कुछ इसने गलत किया तो फिर इसको छोड़ेंगे भी नहीं। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद एक और फ्लक्चुएशन होता है, और हिडन ड्रैगन पवेलियन से एक बंदा आता है मूशान, और इसकी भी रैंकिंग टॉप 20 के आसपास ही थी। इधर एक तलवार पर एक बंदा खड़ा था जो कि स्वॉर्ड डाइटी सेक्ट से था, और इसका नाम था जियांगलिंग, और ये भी सॉवरेन 9 स्टार पर ही था। लोग यहाँ पर चर्चे कर रहे थे और मूचेन वगैरह बैठे बैठे नाम सुन रहे थे। यहाँ पर कोई लेडी भी आई हुई थी जिसका नाम किनिया था, और ये हाउस टियानिया की थी। नाइन इधर भी कहती, लगता है सही जगह पर बैठे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन तो हमें यहीं पर मिल जा रहा है। और मूचेन भी कहता है कि हाँ, अगर बाईलाओ वगैरह आएंगे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। इधर 2-3 घंटे बाद बाईलाओ टांगक्यू वगैरह वापस लौट आते हैं, और टांगक्यू बताती है कि हमें पता चला है कि एक टीम थी जो कि स्पेशल क्रैक में एंटर कर रही थी, और उसमें से आधे लोग मर चुके हैं और आधे लोग बचे हैं, तो उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और ये बताती कि कोई आइटम है जिसे हम टोंग एम्यूलेट कहते हैं, उन्हें ये आइटम मिला है। मूचेन समझ जाता है उस चीज के माध्यम से शायद कोई ट्रेजर को अनलॉक किया जाता होगा। और टांगक्यू बताती कि उस पर लिखा हुआ है सेकंड। अभी अपना दिमाग लगाने लगते कि मंडेला ने बताया था कि 5 हॉल मास्टर से सेकंड लिखा है, तो क्या पता ये सेकंड हॉल मास्टर से रिलेटेड हो, और ये जो भी पावरफुल फोर्सेस यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसी चीज के लिए हुए हैं। अभी लोग सोचने लगते इस आइटम को कैसे लिया जाएगा। तभी टांगक्यू बताती कि मेरे हिसाब से उस चीज का ऑक्शन होगा, और जो ज्यादा पैसा देगा वही उसे खरीद पाएगा। मूचेन हंसने लगे, वैसे तो हम इसे खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन कोई नहीं, बीच में हम भी दाम वगैरह लगाते जाएंगे। और इधर ये लोग यहाँ से अपने रेस्ट रूम की तरफ निकल जाते हैं। इधर अगले दिन की सुबह होती, और उस टोकन के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। सिटी के बीच में एक ऑक्शन वेन्यू था जो कि नॉर्मली खाली रहा करता था, पर यहाँ पर आज काफी ज्यादा हलचल थी। मूचेन, नाइन इधर ये लोग आकर के ऑक्शन का जो सबसे अच्छा जगह था वहां पर बैठ जाते हैं, और यहाँ पर जिया होंग और बाकी लोग भी आ चुके थे। और जिया होंग आधे ही बकवास करने लगता है कि देखो वो टोकन तो हमें लोगों को मिलेगा। इसकी बात सुनकर हिडन ड्रैगन पवेलियन का मूशान भी हंसने लगता है, और इनके बकवास सुनकर जो मिस किनिया थी वो भी बस एवे ही हंस रही थी। और वही जो जियांगलिंग था, स्वॉर्ड सेक्ट वाला बंदा, वो चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था। और ये जिया होंग जो कि काफी ठरकी बंदा था, इसकी नजर अब किनिया पे पड़ती जो कि लाल कपड़ों में थी, और ये कहता है कि क्या आप ऑक्शन में मेरे साथ रहना चाहेंगी। पर किनिया स्माइल कर मजे में मना कर देती कि बाद में तो हम वैसे भी एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस में, तो पहले से ही हमें वैसे ही रहना चाहिए। अब किनिया उसी डायरेक्शन में जा रही थी जिधर मूचेन वगैरह बैठे थे, और जिया होंग की नजरें मूचेन और नाइन निदर को यहाँ पर फिर से देखती। जिया होंग अब किनिया से पूछता है, क्या आप उन दोनों को जानती हो। किनिया स्माइल करके कहती है, अगर मेरा गैस सही है तो ये लोग हेवेनलॉर्ड डोमेन से हैं, और मैंने ये भी सुना है कि इन दोनों को अभी कुछ समय पहले किंग बनाया गया है, किंग मू और किंग नाइन निदर। जिया होंग हंसता है, नॉर्दर्न टेरिटरी वाले लोग, वो भी नॉर्दर्न टेरिटरी के हेवेनलॉर्ड डोमेन से। लगता है ये लोग अपने लिमिट को नहीं जानते, क्योंकि नॉर्दर्न टेरिटरी को टियानलुओ कॉन्टिनेंट में काफी वीक माना जाता था। किनिया भी समझ जाती है कि जायो होंग और उन दोनों किंग्स के बीच में शायद रिलेशन अच्छा नहीं, पर ये जानती थी वैसे तो नॉर्दर्न टेरिटरी का कोई ओवरलॉर्ड अभी तक नहीं है, पर कुछ समय की ही बात है, और शायद हेवेनलॉर्ड डोमेन नॉर्दर्न टेरिटरी के ओवरलॉर्ड बन ही जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो उनके डोमिनेटर है उनका भी पावर लेवल जिया डायनेस्टी के एम्परर के बराबर ही है। इधर ये बाकी सभी लोग यहाँ पर अपने अपने सीट लेकर बैठ जाते हैं। मूचेन भी हंस रहा था कि यार ये बंदा हमें नीचा दिखा रहा है। नाइन इधर भी हंस के कहती, ये नॉर्दर्न टेरिटरी नहीं है कि तुम्हें कोई जानेगा। मूचेन भी कहते, लेकिन अगर मुझे कोई पुश ओवर समझेगा तो मैं भी उसे छोड़ने नहीं वाला। अब इधर ये लोग बातें कर ही रहते, तभी ऑक्शन हाउस का बेल यहाँ पर बजता है, और यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कि मेरा नाम हान फे है और मैं कोल्ड वेस्ट सेक्ट से हूँ। सभी लोगों का स्वागत करते और ऑक्शन
की शुरुआत करती हूँ। अब ये हानफे एक आदमी है, मिडिल ईस्ट है, और ये बताता है कि कोई बड़ा ऑक्शन यहाँ पर नहीं है। बेसिकली मैं 4 ही आइटम को यहाँ पर सोल्ड करने वाला हूँ, और यहाँ पर ये लोग पहले आइटम को रिवील करते हैं, जिससे कि एक मिस्टीरियस वाइप बाहर निकल रहा था, और ये था एक ब्लैक पर्ल स्टोन। वूचेन के हिसाब से ये क्वासी डिवाइन वेपन है, क्योंकि ये तुरंत ही अपने एक्सटर्मिनेटिंग पावर से इसे स्कैन कर चुका था। ब्लैक पर्ल स्टोन के अंदर शायद कोई चीज छिपा हुआ है। अब इधर ये मिडिल एज्ड मैन बताते हैं कि इसका नाम शैटरिंग सी पर्ल है, और इसके अंदर सी का पावर एक तरह से ऐसा भी कह सकते हो, और मिनिमम वैल्यू इसका 10 मिलियन सॉवरेन लिक्विड था। प्राइस बढ़ना शुरू होता है। एक ओल्ड मैन इसकी प्राइस 11 मिलियन लगाते हैं। प्राइस बढ़ करके 12 मिलियन पर पहुंच जाती है। पलक झपकते इसका प्राइस बढ़ते बढ़ते 14 मिलियन पर पहुंच चुका था। जिया होंग, जो कि अभी तक शांत था, इसका दाम बढ़ा करके 16 मिलियन कर देता है, और ये कहता है क्या कोई और है जो दाम ज्यादा लगाने वाला है। तो फाइनली हानफे डिक्लेयर कर देते कि ये सी पर्ल फोर्थ प्रिंस जिया होंग को मिलता है। अब सेकेंड आइटम जो था वो एक एंसेंट ब्रॉन्ज स्क्रॉल था, जो कि हल्का सा ही सही पर थोड़ा फटा हुआ था, और वूचेन इसके अंदर के फ्लक्चुएशन को सेंस कर लेता है कि ये एक स्पिरिचुअल डायग्राम एरे है, और कम से कम हेवनली ग्रेड का है। हानफे बताते हैं कि इस एरे को 9 ड्रैगन डिवोरिंग फेरी एरे कहा जाता है। इसका रैंक एंसेस्ट्रल मास्टर रैंक है। एंसेस्ट्रल मास्टर रैंक मतलब अर्थली सॉवरेन लेवल का। पर वूचेन के हिसाब से फ्लक्चुएशन तो वैसा ही है, पर शायद ये एंसेस्ट्रल रैंक का होना नहीं चाहिए। हानफे इधर थोड़ा खांसते और बताते हैं कि ये जो 9 ड्रैगन डिवोरिंग फेरी एरे है, अगर ये कंप्लीट होता तो पक्का उस लेवल पर होता, पर इसके कुछ पार्ट मिसिंग्स हैं, इसलिए फिलहाल ये हेवनली लेवल का माना जा सकता है। अब यहाँ की जो भीड़ थी वो इस पर चिल्लाने लगती है कि गलत इन्फॉर्मेशन मत दिया करो, और इस फटे हुए स्क्रॉल का तुम्हें पैसा कोई देगा। अब हानफे भी समझ चुके थे, और इसका मिनिमम प्राइस फिर भी ये 5 मिलियन लगा देते हैं। इधर एक आवाज सुनाई देती है, 6 मिलियन। एक मिस्टीरियस वॉइस थी। हानफे की नजर एक यंग मैन पर जाती है, जो कि तीसरे बिल्डिंग से इसे बोलता है। सभी लोग सोचने लगते हैं भाई ये बंदा है कौन, और ये लोग कहते हैं पर इस बंदे का पावर लेवल तो हाफ स्टेप 9 स्टार के करीब दिख रहा है, और ये काफी यंग भी है। ये अपना वूचेन था, और ये लोग वूचेन को जानते नहीं थे, क्योंकि इतना फेमस भी नहीं था। अब इसका दाम बढ़ नहीं रहा था, तभी एक बंदा जिसका नाम मू बाई था, और ये सेलेस्टियल एरे सेक्ट का था, इसका दाम बढ़ा करके 6.5 मिलियन कर देता है। इसके बाल थोड़े लंबे थे, और ये भी काफी हैंडसम बंदा था, और ये वूचेन की तरफ देखकर इसे ग्रीट करता है। वूचेन भी बदले में इसे एक फ्रेंडली स्माइल देता है, और ये दाम बढ़ा करके 7 मिलियन कर देता है। मू बाई भी स्माइल करता है और 8 मिलियन इसका दाम कर देता है। दोनों के बीच का कंपटीशन बढ़ते जाता है। इनमें से कोई भी गिव अप नहीं करना चाहता था, और पलक झपकते इस आइटम का दाम बढ़ करके 11 मिलियन पर पहुंच चुका था। वूचेन बढ़ा करके 12 मिलियन कर देता है। मू बाई अब ये हार मान लेता है कि इतना भी दाम देना सही नहीं होगा। वूचेन इधर चैन की सांस ले ही रहा था, तभी एक आवाज सुनाई देती है, 14 मिलियन। और थर्ड फ्लोर से ही ये आवाज आई थी। ये था जिया होंग, फोर्थ प्रिंस, और इसकी आदत थी लोगों के साथ खिलवाड़ करने की। था ये भी काफी अमीर। 9 इधर का गुस्सा इधर तो 7वें आसमान पर जा चुका था। ये मनी मनी से गाली भी देने लगती है, पर वूचेन एकदम शांत था, और ये इसका दाम बढ़ा करके 15 मिलियन कर देता है। जिया होंग बढ़ा करके 16 मिलियन, वूचेन 17 मिलियन, और उसके बाद जिया होंग दाम नहीं बढ़ाता है। कहता है कि लगता है मेरा ये भी फ्रेंड काफी अमीर है। इस दौरान वूचेन जिया होंग को बोलता है थैंक्स फोर्थ प्रिंस, पर एक चीज और कि 10 मिलियन सॉवरेन लिक्विड उम्मीद है कि आप मुझे बाद में दे देंगे। आपके लिए तो काफी छोटी बात है। लोगों को भी लगता है ये बंदा वूचेन ये काफी एरोगेंट है, जबकि इसका पावर हाफ स्टेप 9 स्टार पर है, क्योंकि वूचेन को लगता था ये 9 ड्रैगन फेरी एरे काफी पावरफुल है, तो ये इसे फाइनली खरीद ही लेता है। अब बारी थी थर्ड आइटम की। ये भी एक सुपर पावर आर्ट था, हालांकि इसमें भी थोड़े डिफेक्ट थे, और इसकी मिनिमम प्राइस 18 मिलियन रखी जाती, और इतने में ही ये मिस केनिया को मिल जाता। मिनिमम प्राइस के बारे में यहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आती है चौथे नंबर की बारी, जो कि एक प्लेट के टाइप दिख रहा था, या टोकन भी कह सकते। सभी की नजरें इसी आइटम पर थी, क्योंकि इस आइटम पर एक चीज भी लिखा हुआ था, सेकंड। हानफे भी देखता है कि जैसे ये आइटम बाहर आ, सभी लोगों की नजरें एकदम इस पर फिक्स थी, और इसका मिनिमम प्राइस ही 1 मिलियन लगाता है। दाम बढ़ना शुरू होता, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, और पलक झपकते टोकन का प्राइस 16 मिलियन तक पहुंच जाता है। सभी लोगों को लग रहा था 16 मिलियन पर यह बिक जाएगा। तभी मूशान यानी वो ड्रैगन पवेलियन वाला बंदा इसका दाम बढ़ा करके 18 मिलियन कर देता है। मूशान काफी खुश था कि शायद अब ये इसे मिल जाएगा, पर मिस किनिया इसका दाम बढ़ा करके 21 मिलियन। वही जियांगलिंग जो कि स्टुअर्ट सेक्ट का था, इसका दाम बढ़ा करके 22 मिलियन कर देता। लास्ट में लगाता है दाम जिया होंग 25 मिलियन। अब इस दाम को सुन करके मूशान, किनिया, जियांगलिंग वगैरह भी
शांत हो जाते हैं कि जिया होंग ये दाम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया। जिया होंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि अब ये टोकन इसे मिल जाएगा। तभी यहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है, 28 मिलियन। ये था अपना मूचेन। जिया होंग कहता है, हे किड, इतना दाम तुम लोग नहीं दे पाओगे, क्यों फालतू में उछल रहे हो। मूचेन भी कहता कि हमारा टेंशन मत लीजिए फोर्थ प्रिंस, इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं। जिया होंग एक गहरा विचार लेते और फाइनली इसका दाम बढ़ा करके 30 मिलियन कर देता है। मूचेन इसका दाम बढ़ाकर 31 मिलियन। जिया होंग का गुस्सा अब 7वें आसमान पर जा रहा था। ये एक ही बार में चिल्लाता है, 35 मिलियन। और ये शायद इनके भी जिया डायनेस्टी का लिमिट था। मूचेन भी यहाँ पर अब गिव अप कर देता है। जिया होंग को तो गुस्सा आ ही रहा था, इस बंदे को अब छोड़ूंगा नहीं। अब इधर जिया होंग हानफे से कहता है कि भाई अनाउंस करो, ये आइटम मेरा हो चुका है। हानफे जैसे ही अनाउंस करने जाता है, यहाँ पर एक सुंदर सी आवाज सुनाई देती है, 45 मिलियन। सभी लोग यहाँ पर अवाक रह जाते हैं। जिया होंग की मुंह खुला का खुला रह जाता है और पवेलियन में एक लड़की एंटर करती है और इसकी नजरें मूचेन पर ही फोकस थी। मूचेन भी इस लड़की की तरफ देखता है जो कि एकदम अप्सरा लग रही थी, काली ड्रेस में थी और एक फल खा रही थी। और ये लड़की हंसते हुए कहती है, हे मूचेन, फिर फाइनली हम मिल ही गए। लोग शांत थे यहाँ पर। मूचेन खुद ही शॉक्ड था। मूचेन भी कहता है, तुम तो लिंगजिंग हो ना। मूचेन को याद था कि जब ये नॉर्दर्न अकेडमी से बाहर आया था तो पहली लड़की इसे यही मिली थी, मार्शल एंसेस्टर की बेटी लिंगजिंग। अब जिनको नहीं पता है तो मार्शल एंसेस्टर अपने लिंग डोंग है। मूचेन भी अब इससे कहते, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। लिंगजिंग स्माइल करती और कहती, मैंने सुना कि यहाँ पर सेलिब्रेशन वगैरह हो रहा है एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस का, तो मैं आ गई और तुमने बताया था कि तुम टियानलुओ कॉन्टिनेंट में मिलोगे और मैं बोर भी हो रही थी। इधर सभी की नजरें लिंगजिंग को ही देख रही थी और जिया होंग वो तो गुस्से में कह रहा था, ये लड़की ये आई कहाँ से। और मूचेन इधर लिंगजिंग से कहता कि यार इतना बड़ा बिड मत लगाओ, कैंसिल कर दो, 45 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। इधर जिया होंग लिंगजिंग को अपनी तरफ बुलाने लगता कि क्यों ना हम साथ में ऑक्शन को देखें। लिंगजिंग हंस के कहता, अगर तुम ये 45 मिलियन पे कर दोगे तो जरूर। और ये जिया होंग को डांट लगाने लगती है। जिया होंग भी गुस्से में कहता, पहले वो 45 मिलियन तो दे दो ऑक्शन हाउस को। लिंगजिंग कुछ बोलती नहीं और एक जेड बॉटल निकालकर हानफे की तरफ उछाल देती। ये थे 45 मिलियन सॉवरेन लिक्विड्स। जिया होंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं दाम बढ़ा सकता हूँ। लिंगजिंग कहती, तो मैं उसके आगे दाम ही नहीं लगाऊंगी तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। ये पूरी तरह से जिया होंग को यहाँ पर बेइज्जत कर देती है। अंदर से जिया होंग को भी काफी गुस्सा आ रहा था। इधर लिंगजिंग मूचेन से कहती, इस बार मैं काफी पैसे लेकर आई। मूचेन वगैरह को भी मालूम था अब क्योंकि लिंगजिंग मार्शल एंसेस्टर की बेटी है तो इसके लिए 45 मिलियन कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लिंगजिंग को यहाँ पे टोकन मिल जाता है। थोड़ी देर तक ये इसके साथ खेलती है, फिर मूचेन की तरफ उछाल देती है और कहती है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे हेवनली फायर दिया था तो उसके बदले में इसे रख लो, और अगर तुमने इसे नहीं लिया तो मैं इसे फेंक दूंगी। मूचेन भी सोचता है, यार वो बस 10,000 सॉवरेन लिक्विड्स का था और ये 45 मिलियन। मूचेन इसे मना कर रहा था पर समझ जाता है कि मना करके मतलब है नहीं, तो इसे ये रख लेता है और कहता है कि इसे मैं याद रखूंगा। लिंगजिंग स्माइल करती और कहती है, मैं भी तुम्ही लोगों के साथ फिलहाल रहूंगी क्योंकि मेरे पास अभी कोई जगह है नहीं। इधर ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और वही जिया होंग अपने आदमियों को आदेश देता है कि इस लड़की का इन्फॉर्मेशन निकालो। इधर जो बाकी पावरफुल लोग थे वो तो बस यही सोच रहे थे कि वो हेवन लॉर्ड डोमेन वाले इतने पावरफुल है भी नहीं, तो अगर लगा तो हम उस मूचेन को हरा करके उस टोकन को ले लेंगे। इधर मूचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आ चुका था और ये नाइन इधर से कहता भी कि मेरे हिसाब से फिलहाल हम सबकी नजरों में है। और वही लिंजी यहाँ पर एक छोटी चिड़िया के साथ खेल रही और इनकी बातों को सुनकर कहती है, लगता है इस टोकन के वजह काफी मैटर होने वाले हैं। मूचेन लिंजिंग की तरफ देख, हालांकि जो लिंजिंग की औरत थी वो सप्रेस थी, शायद किसी वेपन की मदद से इसे इसने सप्रेस करके रखा था। और जब मूचेन लिंजिंग से मिला था तो दोनों का लेवल सेम ही था और फिलहाल भी लग रहा था इसका पावर लेवल सेम ही है, यानी 9 स्टार या उसके आसपास। और लिंजिंग एक बात से प्रभावित थी कि इतना सब मैटर चल रहा है और मूचेन एकदम शांत है, यानी इसकी माँ ने सही इसको आइडेंटिफाई किया था। ये मूचेन ये सच में एक्सेप्शनल है। इधर फिलहाल रात का समय हो जाता है और मूचेन फिलहाल 9 ड्रैगन फेरी एरे समझने लगा था। इस दौरान इसे अपनी माँ का भी याद आता है और अपनी बहन लिंगजी का भी, कि वो दोनों भी उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। इसे मालूम था इसकी माँ काफी पावरफुल है, फिर भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें सप्रेस कर सकते हैं तो इसे अपना स्ट्रेंथ काफी अभी भी बढ़ाने की जरूरत है। इधर मूचेन के माइंड वो इन्फॉर्मेशन जाने लगा और एक अलग स्पेस में खुद को फील करता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन थे और वहां पर माउंटेन दिख रहा था। ओल्ड मैन यहाँ पर इस टेक्निक को दिखा रहे थे। उनके हाथ से 9 वेव्स निकलती है और 9 छोटे छोटे ड्रैगन में बदल जाते हैं। बेसिकली उन्होंने इस टेक्निक के लिए 9 ड्रैगन के बोन्स को यूज किया था फॉर्मेशन बनाने के लिए। और ये ओल्ड मैन एक अर्थली सॉवरिन से फिलहाल फाइट करते हुए दिखाए जाते हैं और इस 9 ड्रैगन अटैक से वो अर्थली सॉवरिन एक ही अटैक में मारा जाता है।
मू चेन इधर अपनी आंखें खोलता है और एकदम शॉक था कि क्या ही पावरफुल और कॉम्प्लिकेटेड इसके स्पिरिचुअल सील्स हैं। मतलब इसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे ड्रैगन बोन्स की जरूरत पड़ेगी, पर क्योंकि ये स्क्रॉल आधा था तो इसकी मदद से मू चेन बस 4 ही ड्रैगन को कंबाइन कर सकता था। मन में फिलहाल ये सोचता है कि अब इसे जल्दी जल्दी फिलहाल ड्रैगन बोन्स इकट्ठा करना पड़ेगा, किसी भी लेवल का मिल जाए काम कर जाएगा, और फ्यूचर में अगर अच्छा मिले तो अच्छा ड्रैगन बोन्स ये इकट्ठा कर सकता है। अभी ये वो जो टोकन था उसे देखता है और ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर भेजना शुरू करता है और सोचता है कि अगर मैं इसे रिफाइन कर लूं तब तो बात ही अलग है। इस दौरान ये इस टोकन पर थोड़ा सा ब्लड गिराता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से इसे रिफाइन करने को देखता है, पर ये कितना भी कोशिश करता टोकन में कोई भी हरकत होता ही नहीं और इसे फिलहाल ये रख देता है और अपने 9 ड्रैगन एरे पर ही ये फोकस करता है। इधर अगले दिन का समय था। बाई लाओ और बाकी लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं। खास करके मू चेन्नई ने ड्रैगन बोन्स का भी काम दिया था, और वही लिन सिंह, इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता था, ये अभी अपना घूमने के लिए निकल जाती है। 2 दिन निकल चुके थे और यहाँ पर मू चेन और नाइन इधर चेस खेल रहे थे। लिनजिंग भी यहीं पर थी और कहती है कि तुम्हारे साथी लोग अभी तक नहीं आए। नाइन इधर भी सोचती है हाँ वो बाई लाओ को गए हुए काफी समय हो चुका है और वो इतनी आलसी भी नहीं है, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। मू चेन को समझ में आ जाता है, लगता है जाई होंग ने अटैक कर दिया होगा। इसी दौरान स्पेस में यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, खास करके हेवेनलॉर्ड डोमेन वाले, तुम्हारे कुछ साथी फिलहाल मेरे गेस्ट हैं, क्यों ना तुम भी लोग यहीं पर आ जाओ। और ये आवाज थी जाई होंग की, और मू चेन इधर कहता है ये जाई होंग ये काफी सावधान बनता है, इसने पहले हमारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकाला, अब इसने यहाँ पर स्पिरिचुअल एरेज भी बनाया जहां पर ये हमें बुला रहा है। टांग क्यों कहती है करना क्या है फिर। मू चेन हंस के कहता है इसी चिकन का तो मैं इंतजार कर रहा था, अब इसकी मदद से हमारे हेवन लॉर्ड डोमेन का यहाँ पर थोड़ा नाम होगा। लिनजिंग तो काफी एक्साइटेड थी कि अब ये हाफ स्टेप 9 स्टार का बंदा क्या ही कमाल करने वाला है, देखने में मजा आएगा। लिनजिंग को हमेशा से अपनी जिंदगी में थोड़ा सा थ्रिल चाहिए रहता है, और वही दूर से किनिया, मूशान, जियांगलिंग वगैरह मू चेन को देखते हैं जाते हुए, और ये एक साथ ही कहते हैं कि यार इस बंदे में गट्स तो है, लगता है आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये तीनों भी उस फाइट को देखने के लिए उस तरफ बढ़ जाते हैं। इधर जिया होंग को दिखाया जाता है जो कि एक थ्रोन पर बैठा हुआ था और 2 लेडीज इसे वाइन वगैरह सर्व कर रही थी। आसपास इसके कुछ साथी वगैरह भी थे, और यहीं पर इसने बाई लाओ को एक पिलर में बांध करके रखा था। जाई होंग के साथ भी इसके अपने एक एल्डर थे, और उनसे ये पूछता है कि आपको क्या लगता है वो बंदा आएगा। वांगोंग कहता है कि देखो मास्टर, वो आए या ना आए, पर हेवन लॉर्ड डोमेन्स वो वैसे भी काफी कमजोर है। इधर ये बात ही कर रहे थे तभी मू चेन और उसकी टीम यहाँ पर आ जाते हैं। मू चेन यहाँ पर आते हैं अपने स्पिरिचुअल एरा से बाई लाओ को रिलीज कर देते, और जाई होंग भी इसे रोकता नहीं है। और मू चेन जैसे ही यहाँ पर कुछ करने वाला था तभी बाई लाओ कहता कि उन दोनों सुंदरी हूँ और वो टोकन को यहीं पर छोड़ दो, तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। ये सुनकर के मू चेन हंसता, क्या मैं तुम्हारा सर लेके जा सकता हूँ। लोग भी यहाँ पर कहते यार ये बंदा क्या ही गट्स है इसके पास। उधर किन्या, मूशान, जियांगलिंग काफी इंटरेस्ट के साथ इस सीन को देख रहे थे, और मू चेन हंस के कहते शिकारी मेरे घर पे है और मैं उसका शिकार न करूं। जियांग भी हंसता है कि तुम अपने बारे में काफी ऊंचा सोचते, और अपने एक साथी वांग वू को आदेश देता है कि इसको संभाल लो। ये बंदा भी सॉवरेन 9 स्टार का था और मू चेन की तरफ एक किलिंग इंटेंट के साथ बढ़ता है, और ये बंदा एक पावरफुल डेथली ऑरा के साथ मू चेन पर अटैक कर देता है। सभी लोग शांति से देख रहे, मू चेन भी एकदम शांत खड़ा था। वही लिंगजिंग अपनी आंखों को गोल गोल घुमा रही थी और काफी एक्साइटेड होकर के इस बैटल को देख रही थी कि मू चेन ने कितना इंप्रूव किया है। मू चेन इधर अपनी आंखें बंद कर ले, और ये बंदा वांगबू कहता है कि लगता है तुम मरना चाहते, और इसका जो ब्लीड अटैक था मू चेन के काफी करीब आ चुका था, और जैसे इसका अटैक मू चेन की बॉडी को टच करने ही वाला था, मू चेन की बॉडी से एक गोल्डन ऑरा बाहर निकलती और एक ड्रैगन को यहाँ पर साफ देखा जा सकता था। इसकी ऑपरेसिव ऑरा के कर वो ब्लेड बीच में ही रुक जाता है। ये ड्रैगन मू चेन को ऐसा गोल गोल घेर लिया था और अपने क्लॉ से इस बंदे पर अटैक कर देता है। ये बंदा भी इस डिस्ट्रक्टिव पावर को फील करता है, ये अपनी पूरी ऑरा को रिलीज करता है, पर जैसे वो अटैक इसके सामने आता मानो उसकी ऑरा एकदम से गायब हो गई हो, और उस एक ही अटैक में ये काफी दूर जाके गिरता है। खून से लथपथ था और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सभी लोग यहाँ पर अवाक थे, और बहुत सारे लोग कहते यार ये ऑरा ये तो काफी प्योर है, एक रियल ड्रैगन की ऑरा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि क्या ये मू चेन ये ड्रैगन क्लैन का डिसेंडेंट है, यानी कि वंशज है, पर ये तो ह्यूमन दिख रहा है। शायद इसने ड्रैगन क्लैन की कोई टेक्निक मास्टर की है, पर ड्रैगन भी रियल दिख रहा है। सभी लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगते हैं। लिंगजिंग भी देख कि ये तो ड्रैगन की ऑरा है, और क्योंकि ये बड़े फैमिली से थी तो ड्रैगन के ऑरा को भी ये समझ सकती थी कि काफी प्योर है। एक बार ये अपने पिताजी के साथ यानी कि लिंगडोंग के साथ ड्रैगन क्लैन भी गई थी। इधर मू चेन जियांग की तरफ देखता है और कहता है यार अब तुमने गिफ्ट दिया है तो मुझे भी तो देना पड़ेगा, और एक पावरफुल पंच ये तुरंत ही जियांग की तरफ बढ़ा देता है।
पर पंच में पर्पल लाइट मिक्स था और एक ड्रैगन को भी देखा जा सकता है। और जो पंच अभी मू चेन उस वांग वू को मारा था उससे यह शायद 3-4 गुना ज्यादा पावरफुल था। और ये अटैक पलक झपकते ही जियाओंग के करीब पहुंच जाता है। जियाओंग भी घबराता नहीं है और कहता है मैं प्रिंस, अब तुम्हें दिखाता हूँ कि एक्चुअल पावर क्या होता है। और एक अटैक मारता है ये भी, जो कि एक टाइगर के समान था। तो मू चेन का ड्रैगन फीस्ट अटैक और वही जियाओंग का ब्लैक टाइगर क्लॉ अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। तो भाई ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।